थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, इसके अलावा आप चाहे नेट का एग्जाम दो, कहीं पर भी आप प्रतियोगी परीक्षा जिसमें हिंदी का पार्ट आ रहा है वहां पर अगर आप एग्जाम दोगे तो ये जो आज अपने टॉपिक करने जा रहे हैं उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण पार्ट है। तो आप सब लोग मेरे साथ जुड़ चुके होंगे और इससे पहले वाली क्लासेज अगर आपने हिंदी की नहीं देखी हैं तो MDM ऑनलाइन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और जो क्लासेज बनी हुई है पहले की उनका भी आप आनंद लीजिए, अपने ज्ञान को बढ़ाइए। आज की जो क्लास है उसको अपने प्रारंभ करने जा रहे हैं। आज अपने जो हिंदी के अंतर्गत पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। और इसमें से जो प्रश्न बनते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं के अंतर्गत वो जो प्रश्न बनते हैं कई बार इस प्रकार से बन जाते हैं जिसको हमें आते हुए भी हम गलती कर देते हैं, लेकिन आज हम ऐसा नहीं हो इस प्रकार से इस टॉपिक को करेंगे ताकि हमारे से गलती की कहीं गुंजाइश भी ना हो। तो चलिए आज अपनी हिंदी के अंतर्गत जो सामान्य हिंदी है जहां भी प्रतियोगी परीक्षा होती है वहां एक टॉपिक आता है वाक्य का। इस वाक्य के टॉपिक को आज हम बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन करेंगे। वाक्य किसे कहते हैं? पहली बात तो ये है, अगर अपने कहें कि वर्ण जो होते हैं वर्णों के मेल से क्या बनता है? शब्द बनता है, और शब्दों के मेल से जो सार्थ इकाई बनती है उसे हम क्या कहते हैं? वाक्य। यानी वाक्य की अगर डेफिनेशन बनेगी तो वो क्या बनेगी? शब्दों के मेल से बनने वाली सार्थक इकाई उसे हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। कई बार प्रश्न यही से ही आ जाता है, परिभाषा आ जाती है कि शब्दों के मेल से बनने वाली सार्थक इकाई क्या है। ऑप्शन हमारे पास क्या रहते हैं? वहां ऑप्शन रहते हैं वर्ण होता है, दूसरा ऑप्शन जैसे होता है शब्द होते हैं, वाक्य होते हैं, या फिर तीनों होते हैं। इस प्रकार से मान लो आपके पास ऑप्शन मिलते हैं, लेकिन हमें देखना है शब्दों के मेल से शब्द है यहाँ पर, और शब्द किससे बनते हैं? वर्ण से बनते हैं, वर्ण मिलकर शब्द बनते हैं, और जब शब्द मिल जाते हैं तो उससे क्या बनता है? वाक्य। लेकिन वाक्य के अंदर जो ये शब्द लिखा है कि सार्थक इकाई, वो जो वाक्य के अंदर शब्द होंगे वो कैसे होने चाहिए? सार्थक होने चाहिए, निरर्थक नहीं होने चाहिए। कहने का मतलब उनका कोई ना कोई अर्थ निकलना चाहिए, तभी वो एक सार्थक इकाई कहलाएंगे, तभी वो एक वाक्य के अंदर माने जाएंगे। तो ये तो हुई हमारी परिभाषा। अब बात दूसरा प्रश्न हमारा क्या उठता है कि वाक्य जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? वाक्यों की अगर बात करें तो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं संरचना के आधार पर। तो वाक्यों के अगर प्रकार की मैं बात कर रहा हूं तो वाक्य दो प्रकार के होते हैं। प्रकार, पहला प्रकार संरचना या रचना के आधार पर, ये अब पहला प्रकार है संरचना के आधार पर, और जो दूसरा प्रकार है वो है अर्थ के आधार पर। तो ये जो दो प्रकार हमने आज करनी है, इनके अंतर्गत जो भी कंपटीशन हम दे रहे हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं हमको एक दो प्रश्न जरूर देखने को मिलते हैं। और एक दो प्रश्न का मतलब है कि हम बहुत सारे हजारों लाखों विद्यार्थियों से आगे पीछे हो सकते हैं। तो उसी रूप में आज हम इस वाक्य की जो संरचना है उसको अपने समझेंगे, किस प्रकार से संरचना के आधार पर वाक्यों को आगे डिफाइन किया गया है, बांटा गया है, फिर अर्थ के आधार पर क्या है इसको भी अपने डिफाइन करेंगे। तो अपने चलते हैं, पहले हम संरचना के आधार पर जो वाक्य हैं उनको समझते हैं। तो संरचना के आधार पर जो वाक्य हैं उनको समझने के लिए अपने सबसे पहले देखते हैं कि संरचना के आधार पर जो वाक्य होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो संरचना के आधार पर वाक्यों के प्रकार सबसे पहले आप लिखोगे संरचना के आधार पर, और इसको अपने क्या कह सकते हैं? रचना भी कह सकते हैं। रचना या संरचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? संरचना के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के, बहुत महत्वपूर्ण है। पहला ये नॉर्मल प्रश्न है, कई परीक्षाओं में ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है कि संरचना या रचना के आधार पर वाक्यों के कितने प्रकार हैं? तीन प्रकार हैं, क्योंकि अर्थ के आधार पर जो है वाक्यों के प्रकार ज्यादा है, 8 प्रकार के होते हैं अर्थ के आधार पर। यहाँ अपने को ध्यान देना है संरचना या रचना के आधार पर तीन प्रकार के। कौन कौन से तीन प्रकार होते हैं? सबसे पहले बात करें तो सरल वाक्य होता है, इसको हम और भी कह सकते हैं साधारण वाक्य भी कह सकते हैं। तो नाम ध्यान रखिए, कई बार नाम सरल भी आ जाता है, कई बार साधारण भी आ जाता है। तो सरल या साधारण वाक्य क्या होता है? सरल या साधारण वाक्य क्या पहचान है, हम उसकी बात करेंगे।
हमें जब नियमों का पता लग जाए, जब हमें पहचान आ जाए, तो वाक्य चाहे वहां पर कोई भी आ जाए एग्जाम में, हम उस वाक्य को कर सकते हैं। हमें रट्टा नहीं मारना है, हमें केवल पहचान या कुछ नियम है उनको ध्यान में रखना है, जिससे हम प्रत्येक वाक्य की पहचान कर सकें। तो पहले प्रकार के जो वाक्य है साधारण या सरल वाक्य है। अगर इसमें अपनी बात करें, एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, एक उद्देश्य होता है और एक क्या होता है, विधेय होता है। अब अपने इनकी चर्चा करने उसके बाद दूसरी पहचान भी अपने इसमें देखेंगे, उद्देश्य क्या होता है और विधेय क्या होता है। यही प्रश्न हमारे सामने पहले खड़ा हो गया है। एक वाक्य के अंदर उद्देश्य भी होता है और एक वाक्य के अंदर विधेय भी होता है। तो उद्देश्य कौन होता है, सिंपल से शब्दों में बता रहा हूं, आपको कहीं ज्यादा इसमें वो सोचने की जरूरत नहीं है। जो भी वाक्य का कर्ता होता है, जो भी वाक्य का कर्ता होता है, यानी कर्ता कौन होगा, जो क्रिया कर रहा होता है। वाक्य के अंदर आपको पता लगे कि ये जो है शब्द क्रिया करने वाला है, इसके द्वारा क्रिया की जा रही है। जैसे मैं बताऊं, अपने लिखे राम पढ़ रहा है, राम पढ़ रहा है। तो यहां आपने देख रहे हैं कि क्रिया कौन सी हो रही है, पढ़ने की क्रिया हो रही है। तो ये तो होगी क्रिया, और ये क्रिया कौन कर रहा है, ये क्रिया कर रहा है राम। तो ये जो राम शब्द है ये हमारा क्या है, उद्देश्य है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, कर्ता बोलते हैं। क्रिया को जो करने वाला होता है उसको कर्ता कहते हैं, और वाक्य के अंदर उद्देश्य कर्ता को ही कहा जाता है। दूसरा शब्द जैसे विधेय दिया हुआ है, विधेय क्या होता है, तो इसके बाद आप याद रखें, कर्ता को छोड़कर या कर्ता से संबंधित जो शब्द हैं उनको छोड़कर जितना कुछ भी वाक्य में होगा वो सारे का सारा क्या कहलाता है, विधेय कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि इस वाक्य को अगर अपने देख रहे हैं, इसमें राम को छोड़कर पढ़ रहा है जो शब्द लिखा है, इसको हम क्या कहेंगे, विधेय कहेंगे। तो उम्मीद है कि उद्देश्य और विधेय को आपको समझ में आया होगा। एक तो पहचान ये है कि साधारण जो वाक्य होता है उसके अंदर उद्देश्य और विधेय समाहित रहता है। दूसरी पहचान की अगर अपने बात करें, पहली पहचान आप नोट करते हैं साथ साथ, और अगर आपको जरूरत है तो स्क्रीनशॉट भी आप कर सकते हो। तो पहली पहचान हमारी क्या है, इसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। दूसरी पहचान की और अगर अपने बात करें, देखते हैं दूसरी पहचान क्या होगी। दूसरी पहचान में हम ये कहेंगे कि इस वाक्य में, किस वाक्य में, सरल या साधारण वाक्य में, एक क्या होती है, क्रिया होती है। क्रिया कितनी होती है, एक होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि साधारण या सरल वाक्य में क्रियाएं कितनी होती हैं, केवल एक क्रिया होगी। उद्देश्य यानी कर्ता, कर्ता बहुत सारे हो सकते हैं, कर्ता 2 भी हो सकते हैं, कर्ता 10 भी हो सकते हैं, कर्ता 1 भी हो सकता है, लेकिन जो क्रिया होगी वो एक ही होगी। कहने का मतलब भी हमने जो वाक्य लिखा था वो एक ऐसा वाक्य था जिसको सभी जानते होंगे, राम पढ़ रहा है, मैंने ये वाक्य लिखा था। तो इसके अंदर अगर अपने क्रिया की बात करें तो क्रिया कितनी है, पढ़ना क्रिया है, पढ़ना क्या है, क्रिया है। तो ये एक ही क्रिया थी, तो ये वाक्य साधारण वाक्य है। लेकिन जो उद्देश्य या कर्ता होता है ये ज्यादा हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, जैसे मैं लिखूं राम व श्याम पढ़ रहे हैं, राम व श्याम पढ़ रहे हैं। अब अगर अपने ये देखें तो इसमें अगर कर्ता की बात करें तो कर्ता कितने होंगे, कर्ता हो गए हमारे पास 2। कौन कौन, राम और श्याम, यानी कर्ता यानी उद्देश्य हमारे पास 2 हो गए। लेकिन क्रिया क्या है, क्रिया हमारे पास एक ही है। तो ये वाक्य भी कौन सा वाक्य कहलाएगा, साधारण वाक्य कहलाएगा। अच्छा, एक और बात अपने देखते हैं कि कई बार वाक्य ऐसे भी आ जाता है, मैंने इसी वाक्य को अगर मैं ये लिखूं कि राम व श्याम पढ़ लिख रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं। अब देखिए, देखने में ये लग रहा है कि क्रिया 2 आ गई, आप कहोगे सर क्रिया 2 आ गई, पढ़ना भी हो गया, लिखना भी हो गया। नहीं, यहां भी क्रिया एक ही है। मैंने कर्ता भी 2 रखे हैं और क्रिया एक ही रखी है, लेकिन शब्द 2 जोड़ दिए, यानी क्रिया है एक साथ हो रही है। कौन सी क्रिया एक साथ हो रही है, पढ़ने और लिखने की क्रिया एक साथ हो रही है। और अगर मैं इसको दूसरे रूप में लिखता कि राम पढ़ रहा है वह श्याम लिख रहा है, तो क्या हो जाती, 2 क्रियाएं हो जाती। लेकिन मैंने ये लिखा कि राम व श्याम पढ़ लिख रहे हैं, यानी दोनों ही काम एक साथ हो रहे हैं, दोनों क्रियाएं एक साथ हो रही हैं। तो इसका मतलब क्रिया का रूप यहाँ पर क्या है, एक ही है। तो ये वाक्य भी कौन सा वाक्य कहलाएगा, ये वाक्य भी साधारण वाक्य या सरल वाक्य कहलाएगा। वाक्य बहुत बड़ा भी हो सकता है, वाक्य बहुत छोटा भी हो सकता है, लेकिन आपको ध्यान का देना है कि क्रिया एक आनी चाहिए। तो ये जो बात मैंने बताई है कि क्रिया इस रूप में आए तो उसको 2 नहीं समझना, वो एक ही होगी। हाँ, अगर क्रिया 2 होगी तो हमें कैसे पता चलेगा कि राम पढ़ रहा है और श्याम लिख रहा है। ऐसा वाक्य आता है तो वो साधारण वाक्य नहीं रहेगा,
क्योंकि उसमें क्रियाएं दो होंगी, और जिस प्रकार से क्रियाएं दो होंगी तो वो साधारण वाक्य से बाहर हो जाएगा, वो या तो दूसरा संयुक्त वाक्य होगा या फिर मिश्रित वाक्य, वो हम आगे चर्चा करेंगे कि कौन सा होगा, लेकिन फिलहाल मैं ये बता रहा हूं कि वो साधारण वाक्य नहीं रहेगा। एक बात और भी है कि कई बार ऐसे आ जाता है, जैसे मान लो राम पढ़कर खाना खा रहा है। अब देखिए यहां पर आपको ये लग रहा होगा कि एक तो क्रिया पढ़कर आ गई और एक खाना खाने वाली क्रिया आ गई, तो खाना खा रहा है, एक तो ये क्रिया मान ले अपने ये वाली क्रिया है, और एक मान ले कि पढ़कर, तो दो क्रिया इसमें भी नहीं है, क्योंकि ये जो वाली क्रिया है ये कंप्लीट हो चुकी है, ये चल नहीं रही है। जैसे यहाँ ये चल रही थी वैसे ही पढ़कर, हम पढ़कर है ना, उसके बाद वो क्या कर रहा है, खाना खा रहा है, तो इसका मतलब क्रिया तो क्या हो रही है, एक ही हो रही है। कौन सी हो रही है, खाना खाने वाली हो रही है, नहीं कि ये हो रही है, ये तो क्रिया क्या होगी, कंप्लीट होगी। ठीक है, जैसे हम कहें कि मोहन पढ़कर सो रहा है, तो पढ़कर सो रहा है ऐसे तो नहीं सोते सोते पढ़ेगा, नहीं हो सकता ना, तो दोनों क्रिया एक साथ नहीं होगी। तो इस प्रकार के वाक्य भी हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन इन वाक्यों की पहचान हमें यही रखनी है कि क्रिया जो निरंतर चल रही है उसी को क्रिया माना जाता है, चाहे क्रिया शब्द एक से ज्यादा क्यों ना हो, क्योंकि इसकी पहचान ही है कि क्रिया का जो स्वरूप है वो एक ही होता है, और वो एक क्रिया चल रही है तो हम उसको साधारण वाक्य में रखेंगे। अगर एक से ज्यादा क्रिया चल रही है एक टाइम में तो हम उसको क्या कहेंगे, साधारण वाक्य नहीं है, सरल वाक्य नहीं है। उम्मीद है कि आपको साधारण वाक्य या सरल वाक्य की पहचान करना आ गया होगा। अब एग्जाम में चाहे वाक्य कहीं से भी उठाकर आपको दे दे, तो लेकिन आपको पहचान क्या रखनी है, आपको पहचान ये रखनी है कि क्रिया यदि एक ही चल रही है, चाहे उसमें क्रिया शब्द कितने भी क्यों ना हो और कर्ता चाहे कितने भी क्यों ना हो, लेकिन क्रिया यदि एक ही चल रही है तो वो वाक्य कौन सा वाक्य कहलाएगा, वो वाक्य कहलाएगा सरल या साधारण वाक्य। तो ये हमारे पहले टाइप के वाक्य संरचना के आधार पर। अब अपने देखते हैं इसका दूसरा टाइप कौन सा होता है। दूसरे टाइप की अपनी चर्चा करेंगे। दूसरे टाइप का नाम क्या है, दूसरे टाइप को अपने कहते हैं मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य या फिर उनको मिश्रित वाक्य भी कहते हैं। तो दूसरा प्रकार संरचना के आधार पर दूसरा प्रकार क्या है, मिश्र या फिर इसको कह देते हैं मिश्रित, मिश्रित वाक्य। इसकी क्या पहचान होगी, इसमें कौन सा नियम काम करेगा। जब हम इस प्रकार के वाक्यों में पेपर में पूछा जाता है कि इनमें से मिश्र वाक्य कौन सा है, तो उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, हमें पहचान पता होनी चाहिए, नहीं कि एक से अधिक वाक्यों को हम रट कर रखें, क्योंकि रटने वाला वाक्य परीक्षा में आएगा ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन अगर हमारे पास पहचान है, नियम है, तो हम किसी भी वाक्य को हल कर सकते हैं। तो मिश्र या मिश्रित वाक्य जैसा कि नाम है, इसमें मिश्रण होगा। किसका मिश्रण होगा, इसमें होगा एक तो प्रधान वाक्य, पहली पहचान बता रहा हूं, इसमें एक तो होगा प्रधान वाक्य, मिश्र वाक्य की पहली पहचान में एक तो होगा इसमें प्रधान वाक्य, और एक होगा इसमें आश्रित। एक क्या होगा, आश्रित वाक्य। यानी जब हम वाक्य को देखेंगे तो उसमें दो वाक्य मिलेंगे हमें, एक वाक्य जो प्रधान होगा और एक वाक्य उसके आश्रित होगा। यानी कि एक वाक्य ऐसा होगा जो हमें ये बताएगा कि पहले वाक्य या दूसरा वाक्य एक के बिना पूरा नहीं है। किस प्रकार से हम इस चीज को समझें कि प्रधान और आश्रित का मतलब क्या है। यहाँ पर प्रधान और आश्रित का मतलब ये है जो पढ़ेगा, ये तो एक वाक्य हो गया जो पढ़ेगा, लेकिन आगे हमें लग रहा है कि कुछ ना कुछ क्या जो पढ़ेगा क्या आगे, ये सोचने पर हम मजबूर हो रहे हैं। तो ऐसे वाक्यों में ऐसा ही होता है, जो मिश्रित वाक्य होते हैं उसमें एक प्रधान और आश्रित वाक्य होगा, तो उसको बोलने से भी पता लगेगा कि अगर आधा वाक्य हम बोल रहे हैं ना तो हमें लगेगा नहीं अभी वाक्य पूरा नहीं है, आगे होगा। तो जो पढ़ेगा, इसके बाद वह सफल होगा, वह सफल होगा। अगर मैं इसकी बात करूं कि ये वाक्य कौन सा वाक्य है, यहां हम देख रहे हैं कि एक तो वाक्य ये था और एक वाक्य ये था। अब इनमें हमें ये देखना है कि आश्रित और प्रधान वाक्य है कि नहीं है। अब इसमें क्या होगा, सफल होना किस पर है, जो पढ़ेगा। सफल कौन होगा, जो पढ़ेगा। इसका मतलब जो नहीं पढ़ेगा वो सफल नहीं होगा। तो प्रधानता किसकी आ गई, प्रधानता आ गई इसकी, ये प्रधान हो गया, क्योंकि सफल होना किस पर है, इस पर आश्रित है, पढ़ने पर आश्रित है क्या, सफल होना। तो ये आश्रित वाक्य और ये क्या हो गया, प्रधान वाक्य होगा। ये तो पहली पहचान इसके अकॉर्डिंग की, एक प्रधान वाक्य देखेंगे हम और एक मिश्रित। यदि किसी वाक्य में आपको एक प्रधान और एक आश्रित
वाक्य दिखता है तो वो क्या होगा, मिश्रित वाक्य होगा। दूसरी बात, इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं उनमें जो संयोजक शब्द होते हैं, जो संयोजक शब्द होते हैं समुच्चय के रूप में दो दो होते हैं, जैसे जो और वह, इस प्रकार के शब्द आपको मिलते हैं। या फिर अपने कहें कि जहां भी वाक्य के अंदर की आ जाए, क्या आ जाए, की आ जाए, क्योंकि आ जाए, ताकि आ जाए, या फिर जब तब आ जाए, जब तब आ जाए, तो इस प्रकार के शब्दों के आपको क्या मिलेंगे, जोड़े मिलेंगे। कहने का मतलब एक वाक्य के प्रारंभ में होगा और एक वाक्य कहीं ना कहीं बीच में मिलेगा, और इन्हीं शब्दों से एक प्रधान बनता है और एक आश्रित बनता है। और ये जो मैंने बताया है ये किसके लिए आते हैं, ये जब वाक्य होता है उसमें भी हमें की या क्योंकि या ताकि लगाते हैं। जैसे मान हम लिखते हैं तुम जल्दी उठ जाओ ताकि समय पर विद्यालय जा सको। अब इस ये वाक्य क्या था, ये वाक्य मैंने जो ये पहचान बताई आपको ऊपर उसमें से है, तुम जल्दी उठ जाओ। अब जल्दी उठ जाओ से क्या होगा, अपने को सोचने पर मजबूर हो रहे कि क्या होगा, जल्दी उठने से क्या हो गया, समय पर विद्यालय जा सको। यानी कि यहाँ पर ताकि शब्द हमने इस्तेमाल किया, जो मैंने यहाँ बताया था आपको कि मिश्रित वाक्य में ताकि शब्द भी यदि आपको मिले या की भी मिले, क्योंकि भी मिले, तो वो भी वाक्य कौन सा होगा, मिश्रित वाक्य होगा। और दूसरी पहचान यह भी इसमें आ रही है कि प्रधान और आश्रित भी है। समय पर विद्यालय कब जाएंगे, जब हम जल्दी उठेंगे, जब हम जल्दी उठेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि ये काम जो हुआ है वो किस पर निर्भर कर रहा है, इस पर निर्भर कर रहा है, इसके आश्रित है। कौन सा काम, ये वाला काम, समय पर विद्यालय जाने वाला काम इसके आश्रित है। तो एक तो प्रधान हो गया और एक क्या हो गया, आश्रित हो गया। और संयोजक शब्द क्या मिला हमें, ताकि मिला। तो इस प्रकार के शब्द आपको संयोजक के रूप में मिलेंगे, तो वो वाक्य कौन से होंगे, मिश्रित वाक्य होंगे। अब बात करते हैं, हम पहले वाक्य में केवल एक ही क्रिया होनी जरूरी थी। अब इसमें देखिए तुम जल्दी उठ जाओ, यहाँ पर उठने की कह रहे हैं क्रिया, और यहाँ पर है विद्यालय जाने की कह रहे हैं। क्रिया कितनी होगी, दो होगी, क्रिया एक नहीं है। हम इसको भी देख सकते हैं, पढ़ेगा सफल होगा, इसमें भी क्या थी, दो क्रियाएं थी। यदि एक ही क्रिया रहती तो वाक्य कौन सा होता, सरल ही होता ना। लेकिन यहाँ इसका स्वरूप बदला, क्रिया भी दो हुई, लेकिन तो दूसरे हम पहचान के लिए शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, की, क्योंकि, ताकि, जब, तब। इस प्रकार के जब शब्द हमें मिलते हैं वाक्य में, एक प्रधान वाक्य और एक आश्रित होता है, वो वाक्य क्या कहलाता है, मिश्रित वाक्य कहलाता है। ठीक है, जो करेगा सो भरेगा, हम कहते हैं ना, जो करेगा सो भरेगा, तो ये भी कौन सा वाक्य होगा, ये भी मिश्रित वाक्य होगा। ठीक है, तुम जा सके क्योंकि तुम्हारे पास बस थी, तुम जा सके क्योंकि तुम्हारे पास बस थी। तो मैंने क्योंकि शब्द इस्तेमाल किया ना बीच में। और क्रिया तो आपको पता है कि दो वाक्य जब जुड़े हैं तो दोनों की क्रिया हमारे सामने आ रही है, क्रिया तो दो पता चल ही रहा है। लेकिन ये जो शब्द बता रहा हूं मैं आपको, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यदि आप इसको ध्यान रखो तो आपको बहुत आसानी से मिश्रित वाक्यों को पहचानने के लिए ट्रिक मिल जाएगी। तो तीन पहचान बताई मैंने, प्रधान वाक्य होना, आश्रित वाक्य होना, दूसरी क्रिया एक से ज्यादा होगी और दोनों ही क्रियाएं क्या होंगी, निर्भर कर रही होंगी, चल रही होंगी। और तीसरी बात की इस प्रकार के शब्द हैं क्योंकि, की, ताकि, जब, तब। जब इस प्रकार के हम शब्द देखेंगे तो वो किस वाक्य के अंदर आएंगे, वो आएंगे मिश्र या मिश्रित वाक्य के अंदर। उम्मीद है आपको वाक्य का दूसरा प्रकार जो कि मिश्र वाक्य है वो समझ में आया होगा। अब अपने चलते हैं संरचना या रचना के आधार पर तीसरे प्रकार की ओर। तो तीसरे प्रकार की अपनी चर्चा करेंगे कि संरचना के आधार पर या रचना के आधार पर तीसरा प्रकार कौन सा है। तो तीसरे प्रकार की अगर अपने बात करें उसका नाम होता है संयुक्त वाक्य। कौन से वाक्य, संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य की क्या पहचान होगी, जब हम मिश्रित को समझ चुके हैं, सरल को समझ चुके हैं, तो संयुक्त वाक्य की पहचान इनसे अलग होगी। संयुक्त वाक्य की सबसे पहली पहचान तो ये है कि इसमें दो वाक्य होते हैं, लेकिन जो दो वाक्य होते हैं वो क्या होते हैं, दोनों ही उपवाक्य होते हैं। यानी कोई प्रधानता नहीं होती, दोनों ही क्या होते हैं, उपवाक्य होते हैं।
यानी यहाँ हम ये कह सकते हैं कि इसमें भी वाक्य तो दो ही होंगे जैसे विस्तृत में, लेकिन उसमें तो एक प्रधान था और एक आश्रित था। यहाँ आश्रित होना जरूरी नहीं है, यहाँ हम दोनों वाक्यों को अलग अलग देख सकते हैं। इसका मतलब इसमें दो उपवाक्य होंगे जिनको हम अलग अलग रूप से समझ सकते हैं। अब इसकी दूसरी पहचान क्या होगी, पहले हम पहचान की बात कर लेते हैं। दूसरी पहचान के अंदर इसमें जो योजक शब्द होंगे जिसको संयोजक भी कहते हैं, आप संयोजक भी बोल सकते हो या फिर योजक भी कह सकते हैं। योजक या संयोजक का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जोड़ना, यानी ऐसे शब्द जो जोड़ते हैं। तो वो कौन से शब्द मिलते हैं अपने को, वो मिलते हैं जैसे और मिलेगा आपको, तथा मिल जाएगा, अथवा मिल जाएगा, वह मिल जाएगा, इस प्रकार के शब्द हैं आपको देखने को मिलेंगे, या फिर किंतु मिल जाएगा, परंतु मिल जाएगा, यानी बहुत सारे शब्द हैं। लेकिन हमारे इन शब्दों के साथ साथ हमारे पास दूसरी पहचान भी है कि इसमें दो वाक्य जो होंगे ना उनको हम अलग अलग मान सकते हैं। ऐसा लगेगा कि हाँ एक ये वाक्य है और एक वो वाक्य है, एक दूसरे के आश्रित नहीं लगेगा, और जब आश्रित नहीं लगेगा तो इसका मतलब वो विस्तृत वाक्य नहीं होगा। कैसे, जैसे मैं लिखूं राम जा रहा है और श्याम आ रहा है, आ रहा है। अब यहां पर हम अगर देखें पहली पहचान तो मैंने बताया कि इसमें दो वाक्य होते हैं, दो वाक्य हैं नहीं, राम जा रहा है, श्याम आ रहा है, दो वाक्य हैं। और आपको लग रहा है कि एक दूसरे के डिपेंड है, एक दूसरे के आश्रित लग रहा है क्या पढ़ने से? नहीं लग रहा है, क्योंकि राम जा रहा है बस, आश्रित होने की जरूरत ही नहीं, श्याम आ रहा है तो आ रहा है। पहले जो मिश्रित वाक्य में थे हमें लगता था कि अभी वाक्य अधूरा है, लेकिन इसमें तो यहां तक बोलने से अधूरा नहीं नजर आ रहा ना, यहाँ तक बोलने से बुरा नजर नहीं आ रहा। इसका मतलब हम इसको एक उपवाक्य के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको भी एक उपवाक्य के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। दो वाक्य होंगे, दोनों अपने आप में स्वतंत्र वाक्य होते हैं, कोई एक दूसरे के आश्रित नहीं होता। फिर बात करने की, इसमें योजक या संयोजक शब्द होते हैं, कैसे होते हैं? और आता है, तथा आता है, अथवा आता है, इस प्रकार के शब्द। तो यहाँ हमें क्या मिल रहा है? और मिल रहा है, यहाँ हमें क्या मिल रहा है? और मिल रहा है। लेकिन ये जो योजक शब्द है कई बार वाक्य में नहीं दिए होते, फिर भी हमें पता चलता है कि वाक्य कौन सा है। जैसे मैं दे दूं सीता गाती है, तो मैंने लगा दिया क्या? कोमा लगा दिया। सीता गाती है, गीता नाचती है। अब आप देखो बोल के इसको, सेल्फ बोल के देखो कि सीता गाती है तो गाती है, बस एक वाक्य बन गया, दूसरे वाक्य की हमें जरूरत ही नहीं है। और गीता नाचती है तो नाचती है, कोई एक दूसरे के आश्रित नहीं है, यहाँ आश्रित नहीं है। तो हम इसको क्या सोचें कि इसके अंदर ये वाले तो आए नहीं, आपको सर ये वाले तो आए नहीं, हाँ बिल्कुल नहीं भी आते हैं। लेकिन आप सोचो कि मैंने यहाँ कोमा लगाया है, अगर मैं इसको कोमा लगा के लिख रहा हूं तो इसका मतलब वो वाक्य अपनी तरफ स्वतंत्र है और ये वाक्य अपनी तरफ स्वतंत्र है। तो हम इसको यूं लिख सकते हैं ना कि सीता गाती है, गीता नाचती है, फिर आगे राधा जा रही है, कुछ भी कर सकते हैं। तो अब जब अपने अलग अलग उसको बोलेंगे तो वो स्वतंत्र होंगे। हाँ, अगर आप इसको ये चाहो कि सर इसको अगर जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हो, तथा लगा लो, वह लगा लो, कुछ भी लगा सकते हो, ठीक है। जब इस प्रकार के हम लगा सकते हैं और बिना लगाए भी देख सकते हैं कि दोनों स्वतंत्र हैं, दोनों उपवाक्य हैं, तो वो भी वाक्य कौन सा होगा? वो भी वाक्य संयुक्त वाक्य होगा। कहने का मतलब जो पहचान बताई जा रही है उसके बिना भी हम वाक्य को सरल वाक्य है या फिर संयुक्त वाक्य है या मिश्र वाक्य पहचान सकते हैं। वही चीज मैं आपको समझा रहा हूँ। कई बार जो पहचान वाली चीज ये वाली, हाँ एक तो जरूर होगी, दोनों नहीं तो एक तो जरूर होगी, आपको मिलेंगे और कई बार वो नहीं भी मिलेंगे। अब एक बात और भी बता देता हूं मैं, इसमें जो वाक्य मैंने संयोजक शब्द बताए ये कई टाइप के होते हैं। जैसे मान लो आ गया या तो पढ़ लो या खाना खा लो। अब यहां देखिए ये वाक्य मैंने इस प्रकार का इसलिए लिखा है कि आपको यही वाले शब्द याद ना रहे, आपको पहचान आनी चाहिए। मैंने लिखा कि या तो पढ़ लो, ये वाक्य अपने आप में एक वाक्य है या नहीं है, और फिर मैंने लिखा या खाना खा लो। यहां या शब्द इस्तेमाल किया, मैंने दो बार इस्तेमाल किया। इसको ऐसे भी लिख सकता था, पढ़ लो या खाना खा लो। कैसे लिख सकता था? पढ़ लो या खाना खा लो।
अब यहाँ पर देखिए इस शब्द के बिना ये वाक्य नहीं चल रहा। पढ़ लो भी एक अपने आप में स्वतंत्र है, खाना खा लो भी अपने आप में एक स्वतंत्र है। कहने का मतलब जब हमें किसी एक को चूज करना होता है तो हम या वाले शब्द अथवा वाले शब्द इस प्रकार के इस्तेमाल करते हैं। जब हमें कोई कारण होता है, विरोधक होता है, ऐसा शब्द यूज करना है, तब हम किंतु, परंतु, लेकिन इस प्रकार के शब्द इस्तेमाल करते हैं। किन वाक्यों के अंदर? संयुक्त वाक्यों के अंदर। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि जो संयुक्त वाक्य होते हैं उनके अंदर जो योजक या संयोजक शब्द होते हैं वो चाहे आए चाहे नहीं आए, लेकिन वाक्य दो स्वतंत्र आपको मिल रहे हैं तो हम उसको संयुक्त वाक्य कहेंगे। रही बात क्रिया की, क्रिया एक नहीं है, चाहे जितने वाक्य मैंने लिखे हैं सब में देखिए आपको क्रिया दो ही मिलेंगी। गाती है, नाचती है, क्रिया दो थी, ठीक है। पढ़ लो, खाना खा लो, यहाँ भी पढ़ लो, खाना खा लो, क्रिया कितनी मिल रही है? दो। इसलिए ये सरल तो नहीं है। और मिश्रित क्यों नहीं है? क्योंकि मिश्रित के अंदर एक आश्रित वाक्य होता है और अब जितने वाक्य हम देख रहे हैं उनमें कोई आश्रित वाक्य हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब ये वाक्य कौन सा है? संयुक्त वाक्य है। उम्मीद है जो वाक्य के पहले प्रकार थे किसके आधार पर? संरचना के आधार पर या रचना के आधार पर आपको समझ आए होंगे। और प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा के लिए जहां भी हिंदी में इस प्रकार का एक टॉपिक आपको मिलेगा, इसके माध्यम से आप अपने जो मार्क्स हैं, चाहे 2 प्रश्न आए, चाहे 4 आए, चाहे 1 आए, अपने मार्क्स पक्के कर सकते हैं। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो और जो समझाया गया है वो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और एमडीएम ऑनलाइन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए अपने इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे वाक्य के दूसरे प्रकार के टाइप जो होते हैं, कौन से वाले? अर्थ के आधार पर। तो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।